So we were discussing about question number 78. Now moving on to question number 79. A young woman, Gavida for Para Zero, consults her gynecologist. She is very worried as she had recurrent miscarriages, candidate to cervical prolapse. A doctor now a device for cervical circulation. Cervical prolapse occur due to lack of support from. हमारे पास जो अगर मैं नॉर्मल यूट्रस बनाऊंगा आपको यहाँ पर, अगर मैं यूट्रस नॉर्मल एनाटॉमी बनाऊं तो ये हमारे पास कहते हैं कि यूट्रस है, ये नीचे हमारे पास सर्विक्स है, सर्विक्स के नीचे हमारे पास ये है नीचे वजाइना, दिस इज वजाइना, दिस इज यूट्रस, दिस इज सर्विक्स, दिस इज वजाइना। अब यहाँ से जो हमारे पास यहाँ से जो हमारे पास लिगामेंट्स अटैच होते हैं यहाँ पर ऊपर ऊपर उनको कहते हैं हम यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, इसको हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। जो ऊपर अटैच होता है, जो नीचे अटैच होता है यहाँ तक, उसको हम कहते हैं कार्डिनल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट। ब्रॉड और कार्डिनल लिगामेंट में फर्क ये है कि ब्रॉड लिगामेंट जो है बेसिकली बना होता है पेरिटोनियम फोल्ड से, पेरिटोनियम फोल्ड से, और जो कार्डिनल लिगामेंट है ये बेसिकली बना होता है फैटी टिश्यूज के साथ, फैटी टिश्यूज के साथ। जो ब्रॉड लिगामेंट है वो बना होता है हमारे पास पेरिटोनियम फोल्ड से, और जो कार्डिनल लिगामेंट बना होता है हमारे पास फैटी टिश्यूज के साथ, और वो सपोर्ट करता है हमारे पास सर्विक्स को और वजाइना को। जब ये वीक होता है, जब व्हेन इट इज वीक, जब ये कमजोर होता है, जब ये वीक होता है तो सर्वाइकल प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, सर्वाइकल प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से रिकरेंट मिसकैरेजेस होते हैं, रिकरेंट मिसकैरेजेस देखने को मिलते हैं। एक होता है ब्रॉड लिगामेंट जो सपोर्ट करता है यूट्रस को, एक होता है कार्डिनल लिगामेंट जो सपोर्ट करता है सर्विक्स और वजाइना को। जब वो वीक होता है तो हमें सर्वाइकल प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे हमें रिकरेंट मिसकैरेजेस देखने को मिलते हैं। सो आंसर विल बी चार्ली, कार्डिनल लिगामेंट। Now moving on to question number 80. A pregnant lady in a second trimester is diagnosed as having hepatitis and after around 1 week of diagnosis presenting fulminant hepatic failure. What is the most common cause of fulminant hepatic failure in pregnancy? In pregnancy, hepatitis E virus is the leading to hepatic failure, high mortality rates. Hepatitis E virus जो है हमारे पास is the most common cause of fulminant hepatic failure, fulminant hepatic failure in pregnancy, fulminant hepatic failure in pregnancy. Hepatitis E is the most common cause of fulminant hepatic failure in pregnancy. So answer will be delta, hepatic failure or hepatitis E. Question number 80. A primary gravida known as ischemic heart disease with prolonged second stage of labor after delivery 12 his right foot drop. What is the most likely reason behind it? जब भी आपके फुट ड्रॉप हो, आइसोलेटेड फुट ड्रॉप हो, आपने सस्पेक्ट करना है पेशेंट इंजर्ड हुई है, कॉमन पेरोनियल नर्व इंजर्ड हुई है, या पेशेंट इंजर्ड हुई है डीप पेरोनियल नर्व, पेशेंट इंजर्ड हुई है डीप पेरोनियल नर्व। जब भी आपके पास पेशेंट आए और उसको हो आइसोलेटेड फुट ड्रॉप, आप सस्पेक्ट करना है पेशेंट कॉमन पेरोनियल नर्व इंजर्ड हुई है और जब पेशेंट डीप पेरोनियल नर्व इंजर्ड, दोनों में से कोई एक इंजर्ड हुई है। तो आंसर विल बी अर्ली पेरोनियल नर्व डैमेज। Now moving on to question number 82. A 34-year-old female came with complaint of passing stool with pus on and off from her vagina. This also shows a false smelling vaginal discharge. On examination, the doctor told her that she has a rectal vaginal fistula. What is the most common cause of rectal vaginal fistula? काम हम डिस्कस किया था, most common cause उसका है वो हमारे पास है OBS delivery। जो most common cause है हमारे पास रेक्टोवेजिनल फिस्टुला की, मोस्ट कॉमन कॉज जो है हमारे पास रेक्टोवेजिनल फिस्टुला की, हमारे पास कौन सी है? ऑफ डिलीवरी, ऑफ डिलीवरी। सो आंसर विल बी अल्फा।
क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो रिपीट है, इसको मुझे डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 84। A pregnant lady after delivering village by die presented with increased PT, APDT, bleeding time, most likely suffering from। अगर आपके पास पेशेंट आए, डिलीवरी वाला पेशेंट आपके पास आए, डिलीवरी वाला पेशेंट आए, उसका पीटी, एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज और पेशेंट प्रेजेंट करे विद ब्लीडिंग, पेशेंट प्रेजेंट करे विद ब्लीडिंग एंड ऑर्गन डैमेज के साथ, एंड ऑर्गन डैमेज के साथ, पेशेंट आपके पास है डिलीवरी के साथ, उसका पीटी, एपीडीटी, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज और पेशेंट आपके साथ प्रेजेंट करे ब्लीडिंग और एंड ऑर्गन डैमेज के साथ, आप में सस्पेक्ट करना पेशेंट को हो गया है डिसेमिनेट इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग और डीआईसी, डिसेमिनेट इंट्रावास्कुलर क्लॉटिंग और डीआईसी। सो आंसर विल बी चार्ली। डीआईसी प्रेजेंट किस तरह करता है? डीआईसी प्रेजेंट करता है हमारे पास ब्लीडिंग के साथ, पीटीके के साथ, परपरा के साथ, ऑर्गन फेलियर और साइंस ऑफ शॉक के साथ। डीआईसी जो हमारे पास है प्रेजेंट करता है ब्लीडिंग के साथ, पीटीके के साथ, परपरा के साथ और ऑर्गन फेलियर और साइंस ऑफ शॉक के साथ। इसमें हमारे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट होता है वो होता है हमारे पास एलिवेटेड डी डाइमर। इफ पेशेंट हैव एलिवेटेड डी डाइमर, एलिवेटेड डी डाइमर with thrombocytopenia, PT and epididymic increase, or we suspect patient has having DIC। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट जो हमारे पास है वो हमारे पास है एलिवेटेड डी डाइमर टेस्ट। ठीक है, ये हमें याद रखना है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 85। A 36-week pregnant lady comes with a CBC report having HB7 MCV with 105। What is the most probable cause? जब भी MCV रेज तो इसका मतलब पेशेंट को क्या है? मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। और प्रेगनेंसी में मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के मोस्ट कॉमन काज जो है, मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज, वो है हमारे पास फोलेट डेफिशिएंसी। सो आंसर विल बी बीटा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 86। इंट्रापार्टम मैग्नीशियम सल्फेट इन पीरियड ऑफ डिलीवरी इज यूज्ड टू प्रिवेंट व्हिच कॉम्प्लिकेशन? मैग्नीशियम सल्फेट को हम सिर्फ दो ही तौर पर यूज करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। एक करते हैं इक्लेम्पशिया के अंदर, एक करते हैं इक्लेम्पशिया के अंदर, और एक करते हैं बिफोर 32 वीक्स, बिफोर 32 वीक्स इन प्रीटर्म लेबर, इन प्रीटर्म लेबर फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन, फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन। हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट के सिर्फ दो ही यूज है प्रेगनेंसी में। एक को यूज करते हैं इक्लेम्पशिया के अंदर और एक हम उसको यूज करते हैं बिफोर 32 वीक्स इन प्रीटर्म लेबर फॉर न्यूरो प्रोटेक्शन। सो इट रिड्यूसेस द रिस्क एंड सेवरिटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमनली कौन सा? सेरिब्रल पाल्सी। मैग्नीशियम सल्फेट रिड्यूसेस द लेवल रिस्क एंड सेवरिटी ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मोस्ट कॉमनली सेरिब्रल पाल्सी। सो इसको हम न्यूरो प्रोटेक्शन के तौर पे भी यूज करते हैं 32 वीक्स के पहले इन प्रीटर्म लेबर। सो आंसर विल बी cerebral palsy। Now moving on to question number 87 जो कि गलत है, इसको काट दें। Moving on to question number 88। Which hormone maintains pregnancy? Pregnancy is maintained by progesterone. Pregnancy is maintained by progesterone. Answer will be beta। Question number 89। A 14-year-old girl presented with increased abdominal gift and urgency of urination. After workup, it is diagnosed as a case of dysgerminoma. What is tumor marker? Dysgerminoma का जो ट्यूमर मार्कर होता है हमारे पास LDH। dysgerminoma का जो ट्यूमर मार्कर है, ट्यूमर मार्कर हमारे पास वो होता है हमारे पास LDH। आंसर विल बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 90। A gynecologist after 3 C-section stitching peritoneum with with an absorbable sutures. What is it? हमारे पास दो ही तरह के absorbable sutures हैं जो यूज होते हैं, होता है कैटगर, दूसरा होता है हमारे पास विक्राइल। एक होता है हमारे पास कैटगर, दूसरा हमारे पास कौन सा होता है? विक्राइल। तो आंसर विल बी बीटा, विक्राइल suture जो कि absorbable है। Now moving on to question number 91। A patient presented in emergency with a complaint of heavy vaginal bleeding after delivery and severe pain in lower abdomen. On examination, she was pale with hypotension and tachycardia. PT, APDT was normal. What will be diagnosis?
हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर पेशेंट हमारे पास आए हैवी ब्लीडिंग के साथ आफ्टर डिलीवरी, हैवी ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी एंड विद हाइपोटेंशन टैकिकार्डिया, सो ऑलवेज सस्पेक्ट पेशेंट को क्या हो गया हमारे पास पोस्टमार्टम यूटेराइन एटोनी, पोस्टमार्टम यूटेराइन एटोनी। मैंने कल भी बताया था कि डिलीवरी के बाद अगर पेशेंट हैवी ब्लीडिंग हो और पेशेंट हाइपोटेंशन टैकिकार्डिया हो तो आपने सस्पेक्ट करना है पोस्टमार्टम यूटेराइन एटोनी। और पेशेंट को डीआईसी भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि पेशेंट का पीटी एपीटीटी बीटी नॉर्मल है इसलिए पेशेंट को डीआईसी नहीं है। सो आंसर विल बी चार्ली। सो कल डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, मजीद इसको डिस्कशन नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 92। A 28-year lady at 4th week of pregnancy diagnosed with sickle cell disease, dose of folic acid will be। हाई रिस्क पेशेंट के अंदर, हाई रिस्क पेशेंट्स के अंदर हम फॉलिक एसिड जो देते हैं हम देते हैं 5 मिलीग्राम। हाई रिस्क पेशेंट्स के अंदर हम फॉलिक एसिड देते हैं 5 मिलीग्राम। हाई रिस्क पेशेंट कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 एट रिस्क ऑफ एंटीडीज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, एट रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स नंबर 1। नंबर 2 सिकल सेल डिजीज। ये दो पेशेंट के हाई रिस्क होते हैं। इन केसेस में हम फॉलिक एसिड की डोज हमारे पास होती है 5 मिलीग्राम। आंसर विल बी चार्ली। नॉन क्वेश्चन 93 वो क्वेश्चन गलत है, उसको छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 94। A primary gravidia present in the obstetrical ward with labor pain started at home. A PGR on duty maintained a partogram. After some time, she does her vaginal examination, which tell her senior doctor that cervix 7 centimeter dilated. What will be the first stage of labor? स्टेज ऑफ लेबर जो हमारे पास है वो 3 होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 जो हमारे पास है वो मजीद 2 होती है, एक होती लेटेंट, एक होती है हमारे पास एक्टिव। स्टेज 2 होती है डिलीवरी ऑफ फीटस को कहते हैं स्टेज 2 स्टेज ऑफ लेबर। जब जिस स्टेज में फीटस डिलीवर होता है उसको हम कहते हैं स्टेज 2। स्टेज 3 में होती है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो ये बेसिकली हमारे पास लेबर की 3 स्टेजेस हैं, लेबर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। स्टेज 1 में जो है हम देखते हैं सर्वाइकल डायलेशन को देखते हैं, सर्वाइकल डायलेशन को हम देखते हैं स्टेज 1 में। अगर हमारे पास जो स्टेज 1 में सर्वाइकल डायलेशन जो है वो 4 सेंटीमीटर से कम हो उसको हम कहते हैं लेटेंट स्टेज, और अगर वो 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हो उसको हम कहते हैं एक्टिव स्टेज। अगर 4 सेंटीमीटर से कम हो उसको हम कहते हैं लेटेंट स्टेज, अगर 4 सेंटीमीटर ज्यादा उसको हम कहते हैं एक्टिव स्टेज। So it is 7 centimeter dilated, so it is the beta first stage का active phase है। Moving on to question number 95. A young lady presented ER with a complaint of heavy vaginal bleeding for 8 days. She has cyclic abdominal pain, occasional constipation and frequent urination. What will be the diagnosis? If मैंने आपको पहले बताया था हैवी पेशेंट आए साइक्लिकल abdominal पेन के साथ, साइकिल abdominal पेन के साथ आए, साइकिल abdominal पेन के साथ आए, प्लस कॉन्स्टिपेशन सिम्टम्स। कौन सा? कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन, साइक्लिक abdominal पेन, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन प्लस इंक्रीज यूटेराइन साइज, इंक्रीज यूटेराइन साइज। पेशेंट आपके पास आए साइक्लिक abdominal पेन के साथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ, यूरिनेशन के साथ, ये हमारे पास है प्रेशर सिम्टम्स। हमारे पास कौन से हैं? प्रेशर सिम्टम्स का है हमारे पास, ये प्रेशर सिम्टम्स हैं ये दो, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन और इंक्रीज यूटेराइन साइज के साथ आए तो आपने पेशेंट को रिसर्च पढ़ के पेशेंट को क्या हमारे पास फाइब्रॉइड्स, फाइब्रॉइड। पेशेंट आपके पास आए साइक्लिक abdominal पेन के साथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ, यूरिनेशन के साथ और पेशेंट को यूटेराइन साइज इंक्रीज, तो आपने रिसर्च करना है पेशेंट क्या हमारे पास फाइब्रॉइड्स। और जो पेशेंट का यूटेराइन साइज होगा वो होगा इरेगुलर, इरेगुलर यूटेराइन साइज होगा पेशेंट का। abdominal पेन के साथ आए, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनेशन के साथ आए, पेशेंट यूरिनाइल साइज इंक्रीज हो, आपको पेशेंट क्या सस्पेक्ट करना है? पेशेंट क्या है हमारे पास? फाइब्रॉइड्स। सो आंसर विल बी अल्फा, फाइब्रॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 96।
A 28-year-old lady at 37 week of gestation came with breech presentation. What will be the next step? अब जब भी पेशेंट आपके पास आए ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ आपने और पेशेंट को कोई प्रियर सी सेक्शन हो पेशेंट को और प्रियर मायोमेक्टमी पेशेंट की हो, तो आपने एट 37 वीक के ऊपर आपने पेशेंट करना है एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन। जब भी पेशेंट आपके पास आए ब्रीच प्रेजेंटेशन के साथ, उसका कोई सी सेक्शन ना हो, उसके ऊपर मायोमेक्टमी ना हुई हो, आपने एट 37 वीक के ऊपर पेशेंट क्या करना है एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन। एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन बेसिकली होता क्या है कि हम इस प्रोसीजर को हम फीचर्स को जो अटेंड करते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन से ट्रांसफर प्रेजेंटेशन के अंदर और उसके बाद करते हैं हेड डाउन प्रेजेंटेशन के अंदर। बेसिकली एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन ये है कि सपोज पेशेंट का है हमारे पास, पेशेंट हमारे पास जो हमारे पास बच्चा है उसके अंदर वो ऐसे पड़ा हुआ है, यूट्रस के अंदर बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है। पहले हम उसको करेंगे ऐसे, और फिर उसको हम करेंगे ऐसे। इसको हम कहते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन। पहले हम पेशेंट को करेंगे ट्रांसवर्स के अंदर और फिर हम पेशेंट को करेंगे हेड प्रेजेंटेशन के अंदर। इस सारे प्रोसेस को टर्न करने को हम कहते हैं एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन। इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सेफलिक वर्जन, और हम बेसिकली इसको 37 वीक पर ही स्टार्ट करते हैं। सो आंसर विल बी चार्ली। Now moving on to question number 97. Lesions of psoriasis flare up during the menstrual cycle. Which among the following also get worse during menses? मेंसेस के दौरान जो इसके मैनिफेस्टेशन वर्स होती है, नंबर 1 होती है एक्ने, नंबर 2 सोराइसिस, नंबर 1 एक्ने, नंबर 2 सोराइसिस, नंबर 3 एक्टोपिक एक्जिमा, नंबर 4 इरिटेंट डर्मेटाइटिस, नंबर 4 एरिथीमा मल्टीफॉर्मे। कौन सी वर्जन होती है? नंबर 1 एक्ने, नंबर 2 सोराइसिस, नंबर 3 एटोपिक एक्जिमा, नंबर 4 इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एंड नंबर 5 एरिथीमा मल्टीफॉर्मे। सो आंसर विल बी एटोपिक एक्जिमा डेल्टा। Moving on to question number 98. Intrauterine devices are good for long-term contraception. Which of the following is contraindication to IUD use? IUD से contraindication use कौन सी है? Infection, इसको हमने कल डिटेल से डिस्कस किया था, मजीद इस पर डिस्कशन नहीं होगी। Question number 99. A female patient with multigravida presented in ER with a complaint of being unable to empty the bladder with heaviness around the vagina with backache. On examination, definite bulging is seen for the vaginal wall. Diagnosis will be, जब भी आपके पास पेशेंट आए पोस्ट मेनोपॉजल हो, पेशेंट मल्टीग्रेविडा हो, पेशेंट आपके पास आए पोस्ट मेनोपॉजल, उसके बाद पेशेंट मल्टीग्रेविडा हो, पेशेंट को हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, पेशेंट को प्रॉब्लम ऑफ फीकल इनकॉन्टिनेंस की, और पेशेंट का बल्ज इन वजाइना that aggravates on Valsalva maneuver, पेशेंट आपके पास आए पोस्ट मेनोपॉजल हो, मल्टीग्रेविडा हो, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ है, फीकल इनकॉन्टिनेंस के साथ है, उसको वजाइना में बल्ज हो जो एग्रावेट हो वल्सल्वा मैन्यूवर के साथ, आपने पेशेंट को सस्पेक्ट करना है। पेशेंट को हमारे पास क्या है? यूट्राइन प्रोलैप्स। पेशेंट को क्या है हमारे पास? यूट्राइन प्रोलैप्स। सो आंसर विल बी अल्फा। अब यूट्राइन प्रोलैप्स जो है वो तब होता है जब पेशेंट जो है एज एजेस, तो मैंने कहा पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट के अंदर क्यों बोला, मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरीज ड्यूरिंग चाइल्डहुड के साथ जो है हमारे पास जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं यूट्रस के साथ वो हो जाते हैं कमजोर। मल्टीपल वेजाइनल डिलीवरीज के साथ साथ जो मसल्स और लिगामेंट्स हैं यूट्रस के वो जाते हैं कमजोर, जिसकी वजह से जब स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर डैमेज होते हैं तो यूट्राइन कैन जो है अपनी पोजीशन से हिल जाती है, यूट्रस जो है अपनी पोजीशन से हिल जाती है, इसको ऐसे कहते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स। तो सारी प्लेसमेंट कैन बी हेल्पफुल बिफोर सर्जिकल रिपेयर। सर्जिकल रिपेयर से पहले इसको हम डिस्कस किया था, कैसे डिटेल डिस्कस किया था इसका ट्रीटमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 100. A pregnant lady at 38 weeks present with an ultrasound which shows polyhydramnios in the baby. What is the cause? मैं आपको सारा बताता हूँ बेसिकली polyhydramnios है क्या।
बेसिकली आप इस टेबल को देखें, इस टेबल में मेंशन किया हुआ है एमनॉटिक फ्लूइड इंडेक्स। अगर जब 5 सेंटीमीटर से कम हो उसे हम कहते हैं ओलिगोहाइड्रोमिनोज, अगर ये 24 सेंटीमीटर से ज्यादा हो उसे हम कहते हैं पॉलीहाइड्रामिनोज। और इनकी कॉजेज में से नंबर 1 ओलिगोहाइड्रोमिनोज कॉजेज में नंबर 1 आता है हमारे पास प्रीक्लैम्सिया, नंबर 2 हमारे पास आता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, नंबर 3 हमारे पास आता है यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, नंबर 4 हमारे पास आता है रेनल एनोमैलीज, नंबर 5 हमारे पास आता है एनसेड्स। नंबर 1 हमारे पास आता है प्रीक्लैम्सिया, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आता है एब्रप्शियो प्लेसेंटा, नंबर 3 हमारे पास आता है यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी, नंबर 4 रेनल एनोमैली, नंबर 5 एनसेड। इसका निमोनिक हमारे पास रैन अप। रैन अप जो है हमारे पास इसका निमोनिक है ओलिगोहाइड्रोमिनोज का, रैन से रेनल एनोमैलीज, एब्रप्शियो प्लेसेंटा, एनसेड्स, यूट्रोन प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी एंड प्रीक्लैम्सिया, ठीक है। पॉलीहाइड्रोमिनोज तब होगा 24 सेंटीमीटर से हमारे पास ज्यादा होगा एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। ये हमारे पास होता है हमारे पास एसोफेजिया और ड्यूडेनल एट्रेसिया के अंदर। क्यों? पेशेंट जो है अनएबल टू स्वेलो वाटर, पेशेंट अनएबल टू स्वेलो वाटर, जिसकी वजह से हमारे पास पॉलीहाइड्रोमिनोज हो जाता है, पेशेंट पानी अंदर लेने नहीं जा पाता, पानी बाहर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दूसरा हमारे पास कौन सा है? एनेन्सेफली। इसके अंदर हमारे पास कोई स्वेलो सेंटर नहीं होता, कोई स्वेलो सेंटर नहीं होता इस केस के अंदर, तब भी इसमें फ्लूइड, तब भी हम फ्लूइड इज अनएबल टू स्वेलो, कोई स्वेलो सेंटर नहीं होता, इसलिए फ्लूइड इज अनएबल टू स्वेलो। नंबर 1 एसोफेजियल ड्यूडेनल एट्रेसिया, नंबर 2 एनेन्सेफली, नंबर 3 मल्टीपल जेस्टेशन, नंबर 4 कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, नंबर 5 डायबिटीज मेलिटस। इसका निमोनिक हमारे पास है डम इज, डीएम इज। नंबर 1 डायबिटीज मेलिटस, नंबर 2 मल्टीपल जेस्टेशन, नंबर 3 एनेन्सेफलिस, नंबर 4 कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन, नंबर 5 एसोफेजियल ड्यूडेनल एट्रेसिया। इसका निमोनिक हमारे पास क्या है? डमैस। ओलिगोहाइड्रोमिनोज 5 सेंटीमीटर से कम, पॉलीहाइड्रोमिनोज 24 सेंटीमीटर से ज्यादा। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इसोफेजियल एट्रेसिया। इसोफेजियल एट्रेसिया, इसोफेजियल एट्रेसिया कैसे कराता है? वो इस तरह कराएगा कि जो इसोफेजियल एट्रेसिया है, इट इज इनएबल टू स्वेलो एमनियोटिक फ्लूइड। पेशेंट जो है एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा पॉली एमनियोटिक फ्लूइड बढ़ जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड इज इंक्रीज्ड। पेशेंट जब स्वेलो नहीं करेगा एमनियोटिक फ्लूइड को, तो एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो आंसर विल बी चार्ली। ये तो हमारे आज का आखिरी क्वेश्चन, कल हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। होप यू लाइक इट। अल्लाह हाफिज।